हेलो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2072 मार्क। इसमें कहा गया है डिज़ाइन अ स्लैब बेस्ड प्लेट फॉर अ स्टील कॉलम ISHB 400 हैविंग फ्लेंज विड्थ 140 mm। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कहा हुआ है कि फ्लेंज क्या होता है। तो उसी का विड्थ जो है यहाँ पे 140 mm है, कैरिंग द टोटल लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछा गया है, दैट इज डिज़ाइन द कंक्रीट फाउंडेशन ऑन विच द प्लेट रेस्ट। सो ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें कुछ चेंजेस है। लाइक इसमें हमें एक्सियल लोड नहीं दिया हुआ है, सिंपली लोड दे दिया गया है 1200 किलो न्यूटन। एंड यहाँ पे फ्लेंज विड्थ दे दिया गया है 140 mm। एंड दिस ऑल्सो आस्किंग वन मोर क्वेश्चन दैट कंक्रीट फाउंडेशन नीड टू बी डिजाइंड। ओके, और गिवन में दिया हुआ है परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑन कंक्रीट इक्वल्स टू 5 न्यूटन पर mm²। permissible bearing pressure on soil is 0.3 newton per mm²। and permissible bending stress in slab for all steel, इसको तो मैंने कहा था याद ही कर लो, 185 न्यूटन पर mm²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूल राइट द गिवन पार्ट। तो हमारा स्टील कॉलम जो है ISHB 400 है, विच मीन जो हमारा जो लेंथ होगा दैट इज 400 विच इज इंडिकेटेड बाई A-। ओके, width of the flange is B dash that is equals to 140 mm। टोटल लोड हो गया हमारा 1200 किलो न्यूटन। ओके, नाउ स्टेप 1, फैक्टर लोड और एक्सियल लोड। यहाँ मैंने और क्यों लिखा है आपको ये समझाने के लिए कि एक्सियल लोड और फैक्टर्ड लोड का एक ही काम होता है, ये एक ही तरीके से यूज़ हो रहा होता है। ओके, बस ये होता है कि अगर आपको लोड दिया गया है तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हमें लोड दिया जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से। तो 1.5 इंटू टोटल लोड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 किलो न्यूटन। तो ये जो है इसको हम इंडिकेट करते हैं फैक्टर्ड लोड से। मैंने एक्सियल लोड इसलिए लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये फैक्टर्ड लोड एक्सियल लोड दो टर्म्स आ गए हैं ना, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई आई हैव रिटन और में करके एक्सियल लोड, बट simply it is factor load that is 1800 किलो न्यूटन और 1800 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नोट में मैंने ये लिख दिया, whenever load is given then to calculate the axial load और factor load just multiply it with 1.5। अगर लोड दिया हुआ है, axial load नहीं दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, then multiply it with 1.5, simple। So in step 2, area equals to factored load by permissible bearing pressure on concrete that is sigma Cp। तो इन प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी कहा था कि एरिया इक्वल्स टू एक्सियल लोड बाय होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फैक्टर्ड लोड आ रहा है सो फैक्टर्ड लोड ही लिखेंगे। ओके, देन एरिया में जो हमारा फैक्टर्ड लोड परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर उसका वैल्यू पुट करने के बाद हमारा वैल्यू इतना आएगा। ओके, नाउ नोट मैंने क्या लिखा है, वही जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमें लोड दिया गया है सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो फैक्टर्ड लोड कहलाएगा, उसका काम एक्सियल लोड जैसा रहेगा। सो इन स्टेप 3 वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ब्रेथ। ऑब्वियसली जो हमारा स्लैब बेस होगा उसका लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट करना है और AB का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो जो रेस्ट पोर्शन होता है, जैसे कि कॉलम का लेंथ कटने के बाद जो पोर्शन बच रहा होता है उसको हमने इंडिकेट किया है A से और B से। सो note, you can see the column is rectangular, that's why I decided to make a rectangular slab base plate। as I already said कि स्लैब बेस हम किसी भी शेप का ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉलम है दैट इज ISHB 400 ऑब्वियसली, तो हमारा ये जो पार्ट होगा उसका जो कॉलम का लेंथ जो है, ओके, दैट इज़ 400। जो ज़्यादा पोर्शन वाला जो लेंथ है दैट इज़ 400। और फ्लेंज विड्थ, फ्लेंज क्या होता है, तो ये जो मैंने डैश पोर्शन किया हुआ ना, ये वाला पोर्शन दैट इज़ आवर फ्लेंज, और इसका जो चौड़ाई होगा दैट इज़ फ्लेंज विड्थ। तो फ्लेंज विड्थ कितना है 140। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये ऑब्वियसली स्क्वायर तो नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए हम रेक्टेंगुलर स्लैब बेस बनाएंगे। सो आफ्टर दैट सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे ताकि हमें ईजी हो, और हम नेमिंग कर देंगे। नेमिंग करने के बाद लेट अस एज्यूम और रेक्टेंगुलर स्लैब बेस, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा है हम रेक्टेंगुलर स्लैब बेस बनाने वाले हैं। तो फॉर दैट L इक्वल्स टू 2B। लेंथ जो हमारा होगा, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा लेंथ है, तो L इक्वल्स टू 2B। क्योंकि ये रेक्टेंगल तो मैंने माना है कि हमारा जो लेंथ है वो B का 2 टाइम्स है। ओके, सो नाउ L इंटू बी इक्वल्स टू एरिया। जो हमने प्रीवियसली एरिया निकाला था उसी का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है। तो जो वैल्यू आएगा, बिकॉज L तो हमें पता है कि L इक्वल्स टू 2B, तो हम यहाँ पे 2B रख देंगे, और 2B इंटू B तो 2B स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें B का वैल्यू पता चल जाएगा दैट इज़ 424.26। अब मैंने यहाँ पे 600 लिखा है, क्यों, मैंने नोट बना के रखा है। ज़्यादा B का वैल्यू लेने से कॉलम से जो लोड
आता है वो और ज़्यादा स्पेस में स्टेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड वी डोंट हैव टू रिकैलकुलेट एंड रीडिज़ाइन द स्लैब बेस। ओके, ये आप सिंपली आप कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो कि अगर किसी चीज़ का भार आ रहा है और जो ज़मीन का सरफेस है अगर वो ज़्यादा फ्लैट तरीके से बना हुआ है तो वो जो भार होता है ना वो कंज्यूम कर लेता है, जो सरफेस है वो उस लोड को कंज्यूम कर लेता है इन स्टेबल वे एंड उसको इनस्टेबल तरीके से ही सॉइल की तरफ लेके जा रहा होता है। तो डिस्ट्रक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आप 500 भी ले सकते हो, लेकिन 500 एग्ज़ाम में क्या हो सकता है कि 500 लोगे हमारा परमिसिबल को क्रॉस कर जाए, डर होता है ना परमिसिबल को क्रॉस हो जाए। सो आई हैव टेकन मोर 500 का 600 ले लिया ताकि एग्ज़ाम में मुझे रीडिज़ाइन ना करना पड़े, मेरे एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, ओनली फॉर दैट पर्पज़। नहीं तो आप 500 रख के भी ट्राई कर सकते हो। देन L इक्वल्स टू 2B इक्वल्स टू 2 इंटू 600 देन 1200 mm। नाउ L इक्वल्स टू A प्लस A डैश प्लस A। ऑब्वियसली जो L का है यहाँ मैंने स्लैब बेस बनाया हुआ था, L इक्वल्स टू A प्लस A डैश प्लस A। A डैश का वैल्यू पता है 400। ओके, तो सिंपली हमें ए का वैल्यू आ जाएगा 400 एंड जो हमने बी का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है बी डैश का पता है 140, तो हमारा जो स्मॉल बी का भी आंसर आ जाएगा 230 mm। सो नाउ आफ्टर ऑल द एजम्पशन एंड कैलकुलेशन वी विल गेट न्यू एरिया। जो भी हमने एजम्पशन कैलकुलेशन किया था उसके बेसिस पे हमें एक नया एरिया मिलेगा दैट इज 7,20,000 mm²। Now, step 4. Intensity of pressure from concrete under the slab indicated by W that is equals to factor load divided by A dash। तो ऑब्वियसली एरिया इक्वल्स टू हमारा एक्सियल लोड बाय परमिसिबल होता था, तो वही है, बस मैंने एरिया को इधर और परमिसिबल को इधर कर दिया। परमिसिबल वाला जो है मैंने इंडिकेट किया है W से। ओके, नाउ जब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे हमारा फैक्टर लोड का वैल्यू और एरिया का वैल्यू, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 न्यूटन पर mm²। सो देखो विच इज़ हाफ ऑफ 5 जो परमिसिबल था हमारा, जो कॉन्क्रीट का परमिसिबल जो बियरिंग स्ट्रेंथ था बियरिंग प्रेशर था दैट इज़ 5, तो उससे हाफ कम आया है। सो ओके, परमिसिबल को क्रॉस नहीं किया दैट्स वाई। ओके, नाउ नोट clearly we can when we kept the value of L into B little more then the intensity of pressure becomes 2.5। जब हमने L और B का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारा इंटेंसिटी हाफ आया इन कंपैरिजन टू द परमिसिबल विच इज़ हाफ लेस देन परमिसिबल, हेंस इट इज़ मोर स्टेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, जो भी स्ट्रक्चर जो हमारा पार्ट बन रहा है वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेबल रहेगा। लास्टली थिकनेस, तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या है √3W डिवाइडेड बाय सिग्मा BS A² - B² डिवाइडेड बाय 4। नाउ 3 का 3 हो गया, W का वैल्यू कितना है 2.5 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 2.5, सिग्मा BS को मैंने कहा ही है कि वैल्यू याद कर लो 185 और A का वैल्यू कितना आया था 400, B का वैल्यू 230 और हमारा जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज 77.57 mm। नाउ थिकनेस है और यहाँ पे थिकनेस हमें मैंने ऑलरेडी भी कहा था कि हम कभी भी पॉइंट वाला नंबर ले लेंगे, वी विल टेक अ कंप्लीट नंबर सिंस वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर वी नीड अ कंप्लीट नंबर दैट्स वाई 77 जस्ट ज़्यादा क्या होगा 80। तो वी नीड टू प्रोवाइड द स्लैब बेस प्लेट ऑफ डायमेंशन 1200 इंटू 600 इंटू 80, दिस इज 600, आई एम सॉरी फॉर द स्मजिंग, 1200 इंटू 600 इंटू 80 mm। सो जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो मैं सेकंड वीडियो में निकालूंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको बेनिफिट। थैंक यू।